भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार भारत पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं अमेरिका से वो 17% ग्रो हुए हैं। भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट आएगा। भारत और चाइना का ये कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। अमेरिकी संसद में एक बिल पारित हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि रशिया से तेल खरीदने वाले उन सभी कंट्रीज पर वो 100% तक टैरिफ लगा सकता है। क्योंकि अमेरिका का यह मानना है कि रशिया से जो तेल खरीद रहे हैं उससे रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है और रशिया यूक्रेन के खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल करता है जिसको अमेरिका मदद कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन रशिया को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है इन कंट्रीज से, इसीलिए उन्होंने एक ये टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि बिल अभी पास नहीं हुआ है। लोअर जो पार्लियामेंट है वहां से उसको पास होना अभी बाकी है, लेकिन वहां से भी पास हो जाएगा। भारत के लिए क्या मुश्किल होने वाली है? अगर 100% टैरिफ लग जाता है भारत के ऊपर तो कहीं ना कहीं चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। क्या आने वाले टाइम में भारत और चैलेंजेस फेस करने वाला है, या कुछ ये सिर्फ बिल एक डराने के लिए लेकर आया गया है कि आप भविष्य में अगर आप कदम उठाते हैं इस तरीके के, भारत रशिया से तेल खरीदता रहता है तो हम टैरिफ लगा सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या ये डर बनाया जा रहा है या वाकई में ये इंप्लीमेंट हो सकता है? मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मिताली निकोर जी हैं, तो इकोनॉमिस्ट हैं और वो खूब ही समझते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी, कि जब इस तरह के बिल लाए जाते हैं तो उनका क्या रिपरकशन होते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मिताली जी, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। थैंक यू। मिताली जी, आपने भी देखा होगा जो ये बिल आया है, ट्रम्प साहब की जो पार्लियामेंट है, अमेरिकी पार्लियामेंट, वहां पर ये बिल लेकर आया गया है। बिल्कुल। क्या इससे डरना चाहिए भारत को, या ये सिर्फ डराने के लिए ही लेकर आया गया है? सबसे पहले तो आई थिंक डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। और हम्म। आज की डेट में ये बिल्कुल बात कंफर्म्ड है कि भारत जो है पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है पिछले ऑलमोस्ट अब 12 साल से। तो मैं ये तो बिल्कुल ही नहीं कहूंगी कि कोई भी डर की बात कहीं पे भी नहीं है। उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। बात ये है कि क्या अमेरिका को भारत के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाना है या नहीं बनाना। क्योंकि आप ये सोचिए कि अमेरिका की इकोनॉमी का क्या हाल है और हम्म। भारत के साथ ये रिलेशनशिप बना के क्या अमेरिका को फायदा होगा। अब उन्हें ये सोचना है। क्योंकि आप ये सोचिए कि अमेरिका ने ये कोशिश करी सबसे पहले फरवरी 2025 से ये पूरा यस। खेल शुरू हुआ। हम्म। उन्होंने अमेरिका ने अप्रैल में फिर अगस्त में पिछले साल बहुत कोशिश करी कि भारत को एक तरह से सिंगल आउट करा जाए। हम्म। और भारत ने पहले 25% टैरिफ भी लगाया अगस्त में, उसके जो बाद कि 50 कर बिल्कुल दिया उसको। मतलब 25% ये सिर्फ रशियन ऑयल खरीदने के लिए लगाया और ट्वेंटी फाइव हम्म। परसेंट मतलब एंटी कंपेटिटिव यस। प्रैक्टिस के लिए लगाया। लेकिन चाहे जितना भी उन्होंने कोशिश करी, उनके ही सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये हम्म। पूरी तरह से इलीगल टैरिफ थे। हम्म। अब आप ये सोचिए कि इस आज के सिनारियो में अमेरिका के जो प्रेसिडेंसी है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो उनको ये समझ में आ गया कि ठीक है, मैं कुछ अपने आप तो नहीं कर सकता हूँ। मुझे कांग्रेस की बहुत जरूरत है। मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे जाऊं, उनसे एक परमिशन लूं और फिर ही टैरिफ लगाऊं। तो अभी का जो ये पूरा सिनारियो चल रहा है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से एक बाय पार्टिजन सपोर्ट बना रहे हैं अमेरिका की कांग्रेस में, कि जो देश आज भी रशिया से ऑयल लेते हैं उनके ऊपर हमारे पास एक पावर होनी चाहिए। और होनी चाहिए। तो ये अभी एक तरह से थ्रेट आया है हमारी तरफ। एक्चुअली कोई 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 वॉर नहीं है, मतलब कोई इकोनॉमिक वॉर नहीं डिक्लेयर हुई है, लेकिन एक थ्रेट उन्होंने अपनी तरफ से हमारी तरफ ले आए मतलब हैं। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ट्रम्प साहब को ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड कर दिया था और खारिज कर दिया था। उनकी बात बिल्कुल। आगे ना, जो मैं चाहता हूं वही हो, मैं जो कहूं वही सही हो, दूसरे देश से मेरी बात को माने।
और यही पावर इक्वेशन, पावर इम्बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने ये पूरा रचा है। चक्रव्यूह समझ लीजिए, या इसे आप पाथ समझ लीजिए, या इसे जो भी हम समझना चाहते हैं। लेकिन इससे दो बातें बिल्कुल कंफर्म हो जाती हैं। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार को हम्म। इस टाइम पर भारत पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं। हम अगर थोड़े से आंकड़े देखें, तो मैं बस अभी आंकड़े ही देख रही थी कि दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है यूएस इंडिया का, वो 2025 तक नियरली ऑलमोस्ट 10% टू 12% पे ग्रो हो रहा था। लेकिन पिछले एक साल में ये केवल 0.93%, यानी कि केवल 1% ग्रो हुआ है। और जबकि जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं अमेरिका से, वो 17% ग्रो हुए हैं। यानी कि जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ 1% पे ग्रो हुआ है, और जो अमेरिका भारत को एक्सपोर्ट करता है वो 17% पे ग्रो हुआ है। और आप ये सोचिए कि ये सब इसीलिए ही हुआ है बिकॉज ऑफ ऑयल। क्योंकि सबसे बड़ा जो ये इंक्रीज है इन इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस इज एलपीजी, एलएनजी एंड क्रूड ऑयल। ऑयल। तो बिल्कुल। जैसे ही वेस्ट एशिया का क्राइसिस हुआ, भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो एट द अब हाईएस्ट इस कॉस्ट। सिचुएशन में बिल्कुल, और आप ये सोचिए कि भारत इतना बड़ा इंपोर्टर है अब अमेरिका के एलपीजी, एलएनजी, क्रूड हम्म। ऑयल का, और फिर भी आप हमें 100% टैरिफ का थ्रेट दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनमानी है, वो चाहते हैं कि हमसे ही खरीदें, बाकी किसी से ना खरीदें। या जो मैं आपसे बात कह रहा था कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि रशिया से अगर ये तो लोग तेल खरीदते हैं, चाहे चाइना हो, भारत हो, या अन्य दूसरे देश हो, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में पैसे से उनकी मदद कर रहे हैं। उस पैसे का इस्तेमाल वो अमेरिका के खिलाफ यूक्रेन युद्ध में कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या एक ये और पार्ट है इस चीज का? मुझे नहीं लगता कि उनको यूक्रेन के युद्ध से कोई भी फर्क पड़ता है। हम्म। अगर आप अमेरिका का रवैया देखें, तो हम्म। वॉर्स करना तो उनका सेकंड नेचर है, और ऑयल के ऊपर वॉर्स करना तो मतलब उनका फर्स्ट बेसिक नेचर है उस देश का। और अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी की हिस्ट्री देखें, तो हर बार जब अमेरिका ने एक लॉन्ग वॉर हम्म। अपने देश से दूर, स्पेशली वेस्ट एशिया में करा है, तो उसका रीजन हमेशा ऑयल ही रहा है। यही रहा है, बिल्कुल। तो ये तो एक ऑब्सेशन है अमेरिका में ऑयल की तरफ। मैं कहती हूँ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि उनके पास भी अपने इतने रिजर्व्स हैं ऑयल के, एलपीजी के, एलएनजी के, जो आज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों उनको पूरे विश्व के इकोनॉमी में ऑयल सप्लायर बनना है, सारे ऑयल सप्लाईज को पूरी तरह से कंट्रोल करना है? ये तो मतलब यही सोचने वाली बात है। और वेनेजुएला में भी उन्होंने यही किया कि जाके वहां के प्रेसिडेंट को अपने यहाँ पे उठा के लेकर आ गए, हम्म। क्योंकि वहां पे उनको वहां के ऑयल रिजर्व्स चाहिए थे। तो एक तरह से अमेरिका ऐसा देश है जो कि जिनको हम अगर इतना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो उसका क्या रवैया होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमें पता ही नहीं है। लेकिन मिताली जी, इसमें एक चीज और भी तो ना, चाइना को भी उसमें शामिल किया गया उन्होंने, लेकिन चाइना के साथ वो किसी तरीके का पंगा लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इस वक्त चाइनीज इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो मटेरियल्स हैं वो चाइना से उनके पास आते हैं, और चाइना को वो कहीं ना कहीं छेड़ना नहीं चाहेंगे। उसको लेकर उन्होंने बात नहीं कही है, शामिल भले ही किया है उनको। लेकिन क्या लगता है कि चीन और भारत को लेकर दोनों के खिलाफ जो अमेरिका की रणनीति है वो डिफरेंट है? चाइना कहीं ना कहीं उनको सरपास कर जाता है, सप्रेस कर देता है कुछ चीजों में, लेकिन भारत नहीं कर पाता। क्या ये भारत की कमजोरी है, या भारत भी करना चाहे तो कर सकता है? आई थिंक कि भारत और चाइना का ये कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। क्योंकि हम्म। आप चाइनीज इकोनॉमी और उनका वैल्यू चेन जो है वो देखें, तो चाइना ने पिछले 70 साल में, मैं हम्म। कहती हूँ 70 से भी ज्यादा, चाइना चाइना कभी एक कॉलोनी नहीं था। चाइना हमेशा एक हम्म। ऐसा देश था जो कि उनकी डायनेस्टीज थी, उनका एक आइडियोलॉजी था, उनका एक हम्म। कल्चर था। लेकिन वहां पर कभी भी किसी तरह का ब्रिटिश रूल या जैसे ऐसे कॉलोनाइजेशन हम्म। हम्म। नहीं हो पाया। वो अपनी ही डायनेस्टीज के बीच में उनके चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी तरह का कलोनियलिज्म और वेल्थ हम्म। ड्रेन
नहीं सहा। तो भारत का सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में ये है कि हमारे देश में जो हमारी वेल्थ थी, नियरली हम्म। 50 बिलियन, या फिर शायद मैं गलत नंबर कह रही हूँ, $50 ट्रिलियन के की वैल्यू लगाई गई है कि पूरे कॉलोनियल रूल में, आई थिंक ये शशि गई, हमने थरूर की लॉस की बुक है। में भी, बिल्कुल ये शशि हम्म। थरूर की बुक में भी नंबर है कि हम्म। इतना हमारा वेल्थ ड्रेन हुआ है हमारे देश से। मतलब जो तो भारत सोने की चिड़िया था वो वाकई में था। बिल्कुल था, और आज भी। और आप ये सोचिए कि इतना वेल्थ लूट कर भी हम्म। भारत आज फिर अगेन वन ऑफ द फास्टेस्ट फोर्थ ग्रोइंग फोर्थ इकोनॉमीज ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बन बना गया। हुआ है। बिल्कुल। और हम्म। जिन देशों ने हमें लूटा था, जैसे कि यूके, वहां पर आप देखिए क्या हालत है। हम्म। लोग वापस पॉवर्टी में हैं, लोग वापस, वहां पर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है और वहां पे। भारत उसको सरपास कर गया है। भारत उसको सरपास कर गया, जिस डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सेंचुरीज का हमारे साथ लेकिन ये लेकिन मिताली, लूटिंग मेरा हुआ मेरा सवाल इसमें वही था कि अमेरिका चाइना को तो कोई रूल आउट करता नहीं किसी भी एंगल से, चाहे पैसे के मामले में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में हो, कहीं ना कहीं अमेरिका की जरूरत चाइना है कुछ मामलों में। भारत शायद वो जरूरत नहीं है, इसलिए वो भारत को कभी भी कान ऐड देते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि चाइना ने बहुत सालों से, बहुत डेकेड से एक बहुत लंबा हम्म। गेम खेला है, और हम्म। बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करे हैं पूरे विश्व में, जहां पर उन्होंने धीरे 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 अपना एक इकोनॉमिक डोमिनेंस बनाया है वैल्यू चेन्स में पूरे विश्व में। और अमेरिका उसका केवल एक पार्ट है। अमेरिका एक मार्केट है चाइना के लिए, लेकिन चाइना हम्म। तो हर देश को अपने गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज उतना बिल्कुल। नहीं बट एटलीस्ट गुड्स बेचता है। इंडिया में ये प्रोसेस हमने अब स्टार्ट किया है। मैं कहूंगी पिछले 10 सालों में, 15 सालों में हम्म। हमने देखा है कि हमने कैसे दूसरे देशों में भी जाकर इन्वेस्टमेंट शुरू करे हैं। हमने अपने सप्लाई चेन्स को और स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया है। तो हमें भी कुछ टाइम तो लगेगा कि हम उस पॉइंट पर पहुंचे कि हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाए। लेकिन ऑलरेडी जो हम्म। हम कर रहे हैं उससे और देश जैसे अमेरिका बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज ये कदम उठा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी उस पॉइंट पर पहुंच ही ना पाए। और वो वो जो कलोनियलिज्म हम उस टाइम पर एक तरह से ब्लीटेंटली ऑब्वियसली देखते थे, आज वो इकोनॉमिक कलोनियलिज्म अभी भी दुनिया की इकोनॉमी में दिख रहा है। हम्म। लेकिन लेकिन और मिताली। ये जो से यही है, मतलब ये जो मेजर्स लेकर आ रहे हैं, 100% टैरिफ, ये सब तो पहले से ही वो लोग ही बोल चुके थे कि आपको टैरिफ नहीं लगाने चाहिए, फिर वो ही वापस हमारे ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन अभी एक चीज घटना और घटित हुई है, जब ये बिल की चर्चा हुई मिताली जी, आपने भी देखा होगा कि जब इस बिल के बारे में पता चला उसके ठीक थोड़े टाइम बाद ही जो जेडी वैंस हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री से बात करते हैं। क्या है, समझाने के लिए उनको फोन किया गया था कि हम देखिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं आपके लिए, आप घबराइएगा मत, या इसके पीछे कुछ और कहानी है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिस दिन टैरिफ बढ़ाया जाने का बिल पास होता है उसी दिन उनका कॉल आता है? क्या उससे पहले लूप में लिया होगा भारत को? मैं तो आपको कह ही रही थी जितिन जी कि मैं तो सोचती ही हूँ कि ऐसे फोन कॉल्स में क्या बात होती होगी, कि मतलब हाँ हेलो आप ठीक हैं, हाँ मैं भी ठीक हूँ, आपके बच्चे कैसे हैं, अभी आए थे मेरे साथ खेल के गए थे सारे बच्चे, अच्छा आप टैरिफ लगा रहे हैं, अच्छा कितना लगा रहे हैं, जरा पहले ही बता दीजिए, हम भी यहाँ पे अपना प्रेपरेशन कर लें। क्या ही बात होती होगी ऐसे कॉल्स पे। हम्म। तो बट ये सोचने वाली बात है कि ओवरऑल जो हमारा एक डायरेक्शन था यूएस इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस का, वो पूरी तरह से टूट चुका है मेरे हिसाब से। और ये डेटा में भी अब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि जब आपका जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो केवल 1% ग्रो करा है, जबकि एक टाइम पर 10%, मतलब एक साल पहले ही 10-15% पर ग्रो कर रहा था। और हम्म। सर्विसेज में भी, और इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड रहे हैं, आप ये सोचिए कि इंडियन आईटी सर्विसेज इतना बड़ा पार्ट थी यूएस इंडिया ट्रेड का, वो अब एआई के चलते वो भी गिर रहे हैं। हम्म। तो अब हमारी इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट आएगा। हमें और मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी, हमारे हम्म। व्यापारियों को और इनोवेशन लाना पड़ेगा। और वो करने के लिए भी हमें एक कैपिटल की जरूरत है, जो भी अमेरिका से आता था बट अब नहीं आएगा। तो हम्म। हम इन चीजों पर अब रिलाय नहीं कर सकते, हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा।
आप जो बात कह रहे हैं कि और मार्केट भारत को एक्सप्लोर करनी होंगी, लेकिन चूंकि भारत भी कोई कमजोर देश नहीं है आज की डेट में, उसके भी रुतबा कहीं ना कहीं विश्व में बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। और लेकिन इसमें मिताली जी एक सवाल ये उठता है कि भारत के लिए अदर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, भारत किन ऑप्शंस को तलाश सकता है, या भारत की स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति से निपटना बहुत जरूरी है स्ट्रेटेजिकली भी और फाइनेंशियली भी। क्या भारत को इसके आगे आवाज उठानी चाहिए, डब्ल्यूटीओ में जाना चाहिए, या का कड़ा विरोध करना चाहिए, किस तरह भारत का स्टैंड होना चाहिए इसको लेकर, क्योंकि 100% टैरिफ अगर नहीं, लग जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम भारत के लिए हो जाएगी, भारत के व्यापारियों के लिए हो जाएगी, एक्सपोर्टर्स के लिए हो जाएगी। तो ये बड़ा चैलेंज हो जाएगा, तो भारत कैसे किस तरह काउंटर कर सकता है इसको? क्या कुछ सबसे विकल्प, पहले तो क्या कुछ कि विकल्प हैं भारत के पास? मुझे ये लगता है कि इस सिचुएशन में हमें ग्रेटर गुड के बारे में सोचना है। मतलब कि हमारे देशवासियों के लिए बेटर क्या है? क्या ये बेटर है कि हम 100% टैरिफ यूएस से लें और यूएस से एक ट्रेड रिलेशनशिप का होप छोड़ ही दें हम्म। और बाकी देशों पर कंसंट्रेट करें जहां पर हमारे पास फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, और अपना जो तेल हमें जहां से लेना है और अपनी जो एक इंडिपेंडेंस है हमारी, उसे कंटिन्यू रखें? या फिर कि अमेरिका के साथ डायलॉग करें, क्योंकि डब्ल्यूटीओ तो मतलब आज की डेट में उनकी कोई पावर है नहीं। वो अमेरिका को तो कुछ बोल नहीं सकते, अमेरिका से ही उनकी सारी फंडिंग आती है। इट्स लाइक अ एलिफेंट, ऑल आई कैन। हाँ मतलब, हाँ मतलब आज की मैं सोचती हूँ कि अगर मैं डब्ल्यूटीओ में काम कर रही होती तो मैं खुद सोचती रोज कि ये क्या हो रहा है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी रूल्स बेस्ड ट्रेड ऑर्डर को हम्म। एनफोर्स करने के लिए पूरी बहुत करने दुनिया में, जी। वो वो आज एक ऐसी ऐसी संस्था बन के रह गई है जो अपने खुद के रूल्स को एनफोर्स नहीं कर पा रही है। हम्म। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि भारत का जो स्टैंड है वो हमेशा अपनी सॉवरेनिटी और अपने इंडिपेंडेंस के ऊपर हम्म। एक गरूर रखना, और ये कहना कि नहीं हम कर लेंगे, आप मत करिए हमारे साथ ट्रेड, फिर हम बाकियों के हम्म। साथ ट्रेड करेंगे। बिल्कुल। वही वही मेरे हिसाब से सही स्टैंड है। लेकिन आपको ये भी लगता है, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी को समझती हैं, भले ही भारत की इकोनॉमी की हम चर्चा तो जानते ही हैं, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी मिताली जी की बहुत ज्यादा अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है, इन्फ्लेशन से जूझ रही है। बिल्कुल। अगर भारत के ऊपर ये 100% टैरिफ लग भी जाता है, तो क्या इसका असर अमेरिकी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, क्योंकि उनका खामियाजा उपभोक्ता को वहां भुगतना पड़ेगा अगर 100% टैरिफ लगते हैं तो। जो गुड्स भारत से जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट के हों, वहां पर अगर वो चीज महंगी हो जाएगी तो क्या उनको भी उसका रिपरकशन फेस करने पड़ेंगे, या फिर बैकलैश हो जाएगी अमेरिका के लिए ये? तो आई थिंक हमें अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी एक एक रीजन है कि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वहां पे पर कैपिटा इनकम $75,000 है, हम्म। और आप सोचिए हमारा पर कैपिटा इनकम $2,500 है। हम्म। तो वो कंपैरिजन सही नहीं होगा। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि जैसे चींटी और एलिफेंट मतलब की जो कहानी हम्म। होती है, चींटी और हाथी की कहानी, कि अगर हम चींटी भी हैं तब भी हम हाथी को एटलीस्ट छींक तो करा ही सकते हैं। तो हम्म। इस सिचुएशन में मैं यही कहूंगी कि ये बहुत जरूरी है कि भारत जो है वो मतलब कोई ज्यादा अमेरिका के लिए इसे आसान नहीं बनाना चाहिए। अगर हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है और हम सफर करेंगे, तो फिर हमें भी अमेरिका को एक तरह से कहना पड़ेगा, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिक फोरम्स पे हो, चाहे वो मल्टीलैटरल एजेंसीज के द्वारा हो, कि फिर अगर आप हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, तो हम भी फिर आपके साथ काम नहीं कर सकते। तो ये बात, और एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनाना, और पैरेलल स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि वो भारत लीड करे, लेकिन हम्म। अगर और मल्टीलैटरल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बन रही हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन फोरम, चाइना की तरफ से एक फोरम ऐसा आया है। हम्म। आप ये देखिए आसियान का जो फोरम है वहां पर भी भारत को अब इनवाइट किया गया है। इनवाइट किया गया है। G20 कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है वहां पे भी भारत का एक अहम भूमिका है। और बिल्कुल। सारी G20 कंट्रीज बिसाइड्स यूएस भारत के साथ फ्री ट्रेड डील्स ऑलमोस्ट कर चुकी हैं या करने वाली हैं।
हम्म। तो अगर अमेरिका की मार्केट बंद हो जाती है तो कनाडा की खुल जाती है, मेक्सिको की खुल जाती है, इंडोनेशिया में हम अपना एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि कौन सा बड़ा देश है, कौन सा छोटा देश है, हमें सबके साथ काम करना है। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या बाकी देश भारत के लिए बोलेंगे? क्या यूके और यूरोप, जहाँ पे भारत के साथ हमारी मतलब उनकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे साथ हैं, उनको भी तो भारत के लिए बोलना चाहिए कि क्या लॉजिक तो इसमें कोई है नहीं, वो भी लेकिन तो बात नहीं बोल पा बात वही रहे। रहती है, ट्रम्प के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करते ना, दिक्कत ये आ जाती है, सिर्फ क्योंकि सिर्फ दादागिरी। एक मिनट, आज की डेट में सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर है जो ट्रम्प के सामने एकदम बोली है, और वो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलेनी। पहले नहीं। उन्होंने भी एक आवाज उठाई है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। महिला होते हुए जो जिस तरह से ट्रम्प ने उनके साथ बात करी बिल्कुल। G20 की समिट में, हम्म। तो उन्होंने बिल्कुल एक मिनट के लिए भी उनका ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया। मतलब आप जो बात कह रही हैं कि मेलोनी ने जवाब दिया उनको, क्या भारत को भी उस तरह जवाब देना चाहिए जिस तरीके से मेलोनी ने जवाब दिया? क्या मोदी साहब को भी वैसे जवाब देना चाहिए? कि जबकि मोदी और मेलोनी की बड़ी नहीं। विनिंग मानी जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती होती है। नहीं, मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट इसको बिल्कुल सही तरह से प्ले आउट कर रही है, क्योंकि ट्रम्प आज प्रेसिडेंट है, हम्म लेकिन हमारा रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है। और हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है। तो अभी की जो सरकार है वो कुछ फैसले ऐसे ले रही है जो जो मुझे लगता है कि भारत के हित में नहीं है, और भारत को उसे नेविगेट करना होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही पावर में रहे। और हम्म। ये सिर्फ ट्रम्प है या पूरी रिपब्लिकन पार्टी ऐसा सोचती है, हम्म। ये भी हमें धीरे धीरे देखना होगा। कांग्रेस के डिसीजन से तो ये डेफिनेटली लगता है कि पूरी रिपब्लिकन पार्टी के ही ये माइंडसेट है, क्योंकि अगर सिर्फ ट्रम्प का होता तो कांग्रेस उन्हें कभी इस चीज का अथॉरिटी नहीं देती कि आप ये टैरिफ इन सारे देशों पर लगा सकते हैं। मतलब आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जिस तरीके से मेलोनी ने जवाब दिया था, क्या अब समय आ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री को ही मेलोनी की तरह ही ट्रम्प को आईना दिखा देना चाहिए कुछ हद तक? ये तो लगे। आई थिंक हाँ, सबका स्टाइल अलग होता है। हम्म और मुझे पक्का है कि भारत सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर ने, उनका स्टाइल काम से बात करने का है, मुझे लगता है हम्म कि बातें छोड़ो, काम करो, और हम्म काम करके दिखा दो, और फिर उसके बाद बोलेंगे कि हाँ ये हो गया, आपको तो पता भी नहीं चला। हम्म। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी चुपचाप सर नीचे रख के और अपना काम हम करते रहें, और अपना वहां पर डिप्लोमेसी मेंटेन रखें, लेकिन उसके अलावा पूरे पूरे विश्व में जाकर हमें अपना ट्रेड एस्टैब्लिश करना है। और ये हम कर भी सकते हैं, और जब ये काम हो जाएगा तो बाकी दुनिया फिर देखेगी। क्योंकि जो हमारे देखिए प्रधानमंत्री हैं वो आते हैं गुजरात से, सब जानते हैं गुज्जू पैसे के मामले में किस तरह व्यापार करते हैं, किस तरीके से करना जानते हैं। क्या मोदी साहब को अब गुजराती अपना दिखाना चाहिए अब? वही मैं कह रही हूँ ना, गुजराती दिखाते नहीं है, वो करते हैं। हाँ वो कभी उसके बारे में बोलते नहीं है, जब हो जाता है तो सबको हाँ। अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। और गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी आप देखिए, सबने देखा, फिर उसके बाद उसके बारे में बात शुरू हुई कि हाँ यहाँ तो कितना हाँ। कितना निवेश आ रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। ये जब 5-6 साल हो चुके थे, तब लोगों ने देखना शुरू किया, जब काम देखा तो उसकी बात करी। तो यही मुझे लगता है कि मोदी जी का स्टाइल भी यही है, और शायद गुजराती स्टाइल भी यही है कि आप चुपचाप अपना काम करते रहिए, अपना ट्रेड करते रहिए, अपना निवेश करते रहिए। जब हो जाएगा तो सबको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मिताली, ये परेशानी जरूर आगे चल के बढ़ सकती है भारत की, लेकिन भारत को भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि चीजें किस तरह हैंडल करनी है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, कि फिलहाल कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, जो भारत की इकोनॉमी है रोबस्ट है। लेकिन परेशानी कहीं ना कहीं हो सकती है, भारत को भी एक अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। और जैसा कि आप बता रही हैं कि चुपचाप शांति तरीके से नए ऑप्शन भारत को तलाशने चाहिए, ताकि जो व्यापार अगर घाटा अमेरिका से होता है तो उसको दूसरे देशों से हम कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर सकें। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिर्फ तेल के लिए ही ये टैरिफ लगाया गया है, या इसके पीछे कुछ और भी कहानी है, जो शायद अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। वो आने वाले समय में जरूर क्लियर हो जाएगी। मिताली जी, बहुत शुक्रिया हम जुड़ने के लिए, हमसे शेयर करने थैंक के यू। लिए।